एक मोहब्बत सो अफसाने में खुश आमदीद। पेश खिदमत है मुंशी प्रेमचंद का अफसाना बड़े घर की बेटी। बीनी माधु सिंह मूजा गोरीपुर के जिमीदार और नंबरदार थे। उनके बुजुर्ग किसी जमाने में बड़े साहिब सरवत थे। पुख्ता तालाब और मंदिर उन्हीं की यादगार थी। कहते हैं इस दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था। इस हाथी का मौजूदा नेमुल बदल एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके बदन पर गोश्त तो न था मगर शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि हर वक्त एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सर पर सवार रहता था। बीनी माधु सिंह ने निस्फ से जायद जायदाद वकीलों की नज़र की और अब उनकी सालाना आमदनी 1000 से जायद न थी। ठाकर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्री कंठ सिंह था। उसने एक मुद्दत दराज की जानकारी के बाद बीए की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ चेहरा, चौड़ा सीना, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध नाश्ता कर जाता था। श्री कंठ उससे बिल्कुल मुतजाद थे। इन ज़ाहरी खूबियों को उन्होंने 2 अंग्रेजी हरूफ बीए पर कुर्बान कर दिया था। इन्हीं 2 हरफों ने उनके सीने की कुशादगी, कद की बुलंदी, चेहरे की चमक सब हजम कर ली थी। ये हजरत अब अपना वक्त फुर्सत तिब के मुताला में सर्व करते थे। आयुर्वेदिक दवाओं पर ज्यादा अकीदा था। शाम सवेरे उनके कमरे में अक्सर खरल की खुशगवार पैहम सदाएं सुनाई दिया करती थीं। लाहौर और कलकत्ता के वैदों से बहुत खत्तो किताबत रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के बावजूद अंग्रेजी मुआशरत के बहुत मद्दाह न थे, बल्कि उसके बरक्स वो अक्सर बड़ी शद्दोमत से उसकी मजम्मत किया करते थे। इसी वजह से गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। दशहरे के दिनों में वो बड़े जोश से रामलीला में शरीक होते और खुद हर रोज कोई ना कोई रूप भरते। उन्हीं की ज़ात से गोरीपुर में रामलीला का वजूद हुआ। पुराने रस्म और रिवाज का उनसे ज़्यादा पुरजोश वकील मुश्किल से कोई होगा। खुसूसन मुश्तरका ख़ानदान के वो ज़बरदस्त हामी थे। आजकल बहुओं को अपने कुंबे के साथ मिलजुल कर रहने में जो वहशत होती है, उसे वो मुल्क और कौम के लिए फाले बद ख्याल करते थे। यही वजह थी कि गांव की बहुएं उन्हें मकबूलियत की निगाह से न देखती थीं। बाज शरीफ ज़ादियाँ तो उन्हें अपना दुश्मन समझती। खुद उन्हीं की बीवी उनसे इस मसला पर अक्सर ज़ोर शोर से बहस करती थी, मगर इस वजह से नहीं कि उसे अपने सास ससुर या देवर जेठ से नफरत थी, बल्कि उसका ख्याल था कि अगर गम खाने और तरह देने पर भी कुंबे के साथ निभा ना हो सके तो आए दिन की तकरार से ज़िंदगी तल्ख करने के बजाय यही बेहतर है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े ऊंचे खानदान की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तहलकादार थे। आलीशान महल, एक हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दी पोश सिपाही, फिटन बहलियां, शिकारी कुत्ते, बाज बहरी, शिकरे जर्रे, फर्श फरूद, शीशा आलात, अनरेरी मजिस्ट्रेटी और कर्ज जो एक मुअज़्ज़ज़ तहलकादार के लवाजिम हैं, वो उन सब से बहरावर थे। भूप सिंह नाम था। फराख दिल, हौसलामंद आदमी थे, मगर किस्मत की खूबी लड़का एक भी ना था। 7 लड़कियां ही लड़कियां हुईं और जिंदा रहीं। अपने बराबर या ज्यादा ऊंचे खानदान में उनकी शादी करना अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाना था। पहले जोश में तो उन्होंने 3 शादियां दिल खोल कर की, मगर जब 15-20 हजार के मकरूज हो गए तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी, मगर अपनी सब बहनों से ज्यादा हसीन और नेक। इसी वजह से ठाकर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। हसीन बच्चे को शायद उसके माँ बाप भी ज्यादा प्यार करते हैं। ठाकर साहब बड़े पसो पेश में थे कि उसकी शादी कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि कर्ज का बोझ बढ़े और ना यही मंजूर था कि उसे अपने आप को बदकिस्मत समझने का मौका मिले। एक रोज श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे के लिए रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके तौर तरीके पर रीझ गए। खींच तान कर जायचे मिलाए गए और शादी धूमधाम से हो गई। आनंदी देवी अपने घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिन दिलचस्पियों और तफरीहों की वो बचपन से आदी हो रही थी, उनका यहाँ वजूद भी न था। हाथी घोड़ों का तो जिक्र क्या, कोई सजी हुई खूबसूरत बिल्ली भी ना थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, मगर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियां तक न थीं, न जमीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। ये एक सीधा सादा दहकानी मकान था। आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इन तब्दीलियों से इस कदर मानूस बना लिया, गोया उसने तकल्फात कभी देखे ही नहीं थे। एक रोज दोपहर के वक्त लाल बिहारी सिंह 2 मुर्गाबियां लिए हुए आए और भावज से कहा, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी खाना पकाकर उनकी मुंतजिर बैठी थी।
गोश्त पकाने बैठी मगर हांडी में देखा तो घी पाव भर से ज्यादा ना था। बड़े घर की बेटी किफायत शारी का सबक भी अच्छी तरह ना पड़ी थी। उसने सब घी गोश्त में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठे तो दाल में घी ना था। बोले, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी, अभी परसों घी आया है, इस कदर जल्द उठ गया? आनंदी, आज तो कुल पाव भर था, वो मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला इंसान जरा जरा सी बात पर तुनक जाता है। लाल बिहारी सिंह को भावज की ये जबान दराजी बहुत बुरी मालूम हुई। तीखा होकर बोले, मेके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, औरत गालियां सहती है, मार सहती है, मगर मैके की निंदा इससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी रोज नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है तालू से जुबान खींच लूं। आनंदी को भी गुस्सा आया, चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, वो होते तो आज उसका मजा चिखा देते। अब नौजवान उजड़ ठाकर से जब्त ना हो सका। उसकी बीवी एक मामूली जिम्मेदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी। सर बच गया मगर उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत का जोर और हौसला, गुरूर और इज्जत शोहर की जात से है। उसे शोहर ही की ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पी के रह गई। श्रीकांत सिंह हर शुम्बा को अपने मकान पर आया करते थे। जुमेरात का ये वाकया था। 2 दिन तक आनंदी ने कुछ खाया न पिया, उनकी राह देखती रही। आखिर शुम्बा को हस्बे मामूल शाम के वक्त वो आए और बाहर बैठकर कुछ मुल्की और माली खबरें, कुछ नए मुकदमात की तजवीज़ें और फैसले बयान करने लगे। और सिलसिला तकरीर 10 बजे रात तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बेइंतहा इस्तराब के आलम में काटे। बारे खाने का वक्त आया, पंचायत उठी। जब तखलिया हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा घर में समझा दीजिएगा कि जुबान संभाल कर बातचीत किया करें, वरना नाहक एक दिन खून हो जाएगा। बीनी माधु सिंह ने शहादत दी। बहू बेटियों की ये आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के मुंह लगें। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी हैं तो हम लोग भी कोई कुर्मी का हार नहीं हैं। श्रीकंठ, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी, कुछ भी नहीं, यूं ही अपने आप उलझ पड़ी। मेके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वो भी भरी बैठी थी और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकंठ बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी की तेवरों पर बल पड़ गए और झिंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इस कदर तेज क्यों होती हो, कुछ बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूं, किस्मत की खूबी है, वरना एक गंवार लोंडा जिसे चिपरासगरी करने की भी तमीज नहीं मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं ना अकड़ता फिरता, बोटियां नुचवा लेती। उस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है? श्रीकंठ, आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे गोश्त पकाने को कहा। घी पाव भर से कुछ ज्यादा था, मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस इसी पर मेरे मेके को बुरा कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी। बोली कि वहां इतना घी नाई का हार खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। अगर मैं हाथ से ना रोक लेती तो सर फट जाता। उससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहाँ तक नौबत पहुंच गई, ये लोंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का कायदा है, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहता है। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोगन का काम करते हैं। श्रीकंठ के मिजाज में तहम्मुल बहुत था, उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही नहीं था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब मेरा निभा इस घर में ना होगा। ये और इसी मानी के दूसरे जुमले जुबान से निकालने के लिए श्रीकांत सिंह ने अपने कई हमजोलियों को बार बार आड़े हाथों लिया था। जब उनका कोई दोस्त उनसे ऐसी बातें कहता तो वो इसका मुजहका उड़ाते और कहते, तुम लोग बीवियों के गुलाम हो, उन्हें काबू में रखने के बजाय खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुश्तरका खानदान का ये पुरजोश वकील आज अपने बाप से कह रहा था,
दादा अब मेरा इस घर में निभाना होगा। नासे की जुबान उसी वक्त तक चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर रहता है। आजमाइश के बीच में आकर जब्त और हिल्म रुखसत हो जाते हैं। बीनी माधु सिंह घबराकर उठ बैठे और बोले, क्यों? श्रीकांत, इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठधर्मी का बर्ताव होता है। जिनको बड़ों का अदब होना चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरे का गुलाम ठहरा, घर पर नहीं रहता, और यहाँ मेरे पीछे औरतों पर खड़ा हूं और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक मजायका नहीं, कोई एक की दो कह ले। यहाँ तक मैं जब्त कर सकता हूँ, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घोंसे पड़े और मैं दम ना मारूं। बीनी माधु सिंह कुछ जवाब ना दे सके। श्रीकंठ हमेशा उनका अदब करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा तुम अक्लमंद आदमी होकर ऐसी बातें करते हो। औरतें इसी तरह घर तबाह कर देती हैं। उनका मिजाज बहुत बढ़ाना अच्छी बात नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपकी दुआ से अहमक नहीं हूँ। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई खानदानों को मैंने अलहदगी की आफतों से बचाया है, मगर जिस औरत की इज्जत व आबरू का मैं ईश्वर के दरबार में जिम्मेदार हूँ, उस औरत के साथ ऐसा ज़ालिमाना बर्ताव नहीं सह सकता। आप यकीन मानिए मैं अपने ऊपर बहुत जबर कर रहा हूँ कि लाल बहारी की गोशमाली नहीं करता। अब बीनी माधु सिंह भी गरमाए। ये कुफर ज्यादा ना सुन सके, बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो तुम उसके कान पकड़ो। मगर श्रीकांत, लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता। बीनी माधु सिंह, औरत के पीछे? श्रीकांत, जी नहीं, उसकी गुस्ताखी और बेरहमी के बाहिस। दोनों आदमी कुछ देर तक खामोश रहे। ठाकर साहब लड़के का गुस्सा धीमा करना चाहते थे, मगर ये तस्लीम करने के लिए तैयार न थे कि लाल बिहारी से कोई गुस्ताखी या बेरहमी वकूዕ में आई है। इसी असना में कई और आदमी हुक्का तंबाकू उड़ाने के लिए आ बैठे। कई औरतों ने जब सुना कि श्रीकांत बीवी के पीछे बाप से आमादाए जंग है तो उनका दिल बहुत खुश हुआ, और तरफेन की शिकवा अमेज बातें सुनने के लिए उनकी रूहें तड़पने लगीं। कुछ ऐसे हासिद भी गांव में थे जो इस खानदान की सलामत रवि पर दिल ही दिल में जलते थे। श्रीकंठ अपने बाप से दबता था, इसलिए वो खतावार है। उसने इतना इल्म हासिल किया, ये भी उसकी खता है। बीनी माधु सिंह बड़े बेटे को बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। वो बिला उसकी इस्लाह के कोई काम नहीं करते, ये उनकी हिमाकत है। इन ख्यालात के आदमियों की आज उम्मीदें भर आईं। हुक्का पीने के बहाने से, कोई लगान की रसीद दिखाने के हीले से आकर बैठ गए। बीनी माधु सिंह पुराना आदमी था, समझ गया कि आज ये हजरात फूले नहीं समाते। उसके दिल ने यह फैसला किया कि इन्हें खुश ना होने दूंगा, खा अपने ऊपर कितना ही जबर हो। यकायक लहजाए तकरीर नरम करके बोले, बेटा मैं तुमसे बिल्कुल बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से खता हो गई। इलाहाबाद का नौजवान झिल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस घात को ना समझा। अपने डिबेटिंग क्लब में उसने अपनी बात पर अड़ने की आदत सीखी थी, मगर अमली मुबाहिसों के दाव पेच से वाकिफ न था। इस मैदान में वो बिल्कुल अनाड़ी था। बाप ने जिस मतलब से पहलू बदला था वहां तक उसकी निगाह ना पहुंची। बोला, मैं लाल बिहारी सिंह के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बाप, बेटा तुम अक्लमंद हो और अक्लमंद आदमी गवारों की बात पर ध्यान नहीं देता। वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ खता हुई है उसे तुम बड़े होकर माफ कर दो। बेटा, उसकी ये हरकत में हरगिज माफ नहीं कर सकता। या तो वही इस घर में रहेगा या मैं ही रहूंगा। आपको अगर उससे ज्यादा मोहब्बत है तो मुझे रुखसत कीजिए, मैं अपना बोझ आप उठा लूंगा। अगर मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो इनका बहुत अदब करता था। उसे कभी इतनी जुर्रत ना हुई थी कि श्रीकंठ के सामने चरपाई पर बैठ जाए या हुक्का पी ले या पान खा ले। अपने बाप का भी इतना यासो लिहाज ना करता था। श्रीकंठ को भी उससे दिली मोहब्बत थी। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुरका तक ना था। जब इलाहाबाद से आते तो जरूर उसके लिए कोई ना कोई तोहफा लाते। मगदर की जोड़ी उन्होंने बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से डेवड़े जवान को नाग पंचमी के दंगल में पिछाड़ दिया तो उन्होंने खुश होकर अखाड़े में जाकर ही उसे गले लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी जिगरदोज बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को बड़ा मलाल हुआ। उसे जरा भी गुस्सा न आया। वो फूट फूट कर रोने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने फेल पर आप नादम था। भाई के आने से एक दिन पहले ही से उसका दिल हरदम धड़कता था कि देखूं भैया क्या कहते हैं। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस उम्मीद के खिलाफ आज वो उन्हें अपनी सूरत से बेजार पाता था। वो जाहिल था, मगर उसका दिल कहता था कि भैया मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं।
अगर श्रीकंठ उसे अकेला बुलाकर 2-4 सख्त बातें कहते, बल्कि 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो शायद उसे इतना मलाल ना होता। मगर भाई का ये कहना कि मैं अब उसकी सूरत से नफरत रखता हूँ, लाल बिहारी से ना सहा गया। वो रोता हुआ घर में आया और कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पूंछी जिसमें कोई ये ना समझे कि रोता था। तब आनंदी देवी के दरवाजे पर आकर बोला, भाभी भैया ने फैसला किया है कि वो मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ खता हुई है उसे माफ करना। ये कहते कहते लाल बिहारी की आवाज भारी हो गई। जिस वक्त लाल बिहारी सिंह सर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, उसी वक्त श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो नफरत से आंखें फेर लीं और कतरा कर निकल गए, गोया उसके साए से भी परहेज है। आनंदी ने लाल बिहारी सिंह की शिकायत तो शोहर से की, मगर अब दिल में पछता रही थी। वो तबन नेक औरत थी और उसके ख्याल में भी न था कि ये मामला इस कदर तूल खींचेगा। वो दिल ही दिल में अपने शोहर के ऊपर झिंझला रही थी कि ये इस कदर गर्म क्यों हो रहे हैं। ये खौफ कि कहीं ये मुझे इलाहाबाद चलने को न कहने लगे तो फिर मैं क्या करूंगी, उसके चेहरे को जर्द किए हुए था। इसी हालत में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ खता हुई है माफ करना, तो उसका रहा सहा गुस्सा भी पानी हो गया। वो रोने लगी। दिलों का मैल धोने के लिए आंसू से ज्यादा कारगर कोई चीज नहीं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, अंदर बुला लो, मेरी जुबान में आग लगे, मैंने कहां से ये झगड़ा उठाया? श्रीकंठ, मैं नहीं बुलाने का। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत गलान आ गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दें। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा सलाम कह दो, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी सिंह इतना कहकर लौट पड़ा और तेजी से बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। यकायक आनंदी अपने घर से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे की तरफ ताका और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी कसम अब एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे ये ना मालूम हो जाएगा कि भैया का दिल मेरी तरफ से साफ हो गया या नहीं, तब तक मैं इस घर में हरगिज ना रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में जरा भी मैल नहीं। अब श्रीकंठ का दिल पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया और दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया आप कभी ना कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा जो सजा आप देंगे वो मैं खुशी से कबूल कर लूंगा। श्रीकंठ ने कांपती हुई आवाज से कहा, लल्लू, इन बातों को भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो अब ऐसी बातों का मौका ना आएगा। बीनी माधु सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर खुश हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने ये वाकया सुना, इन अल्फाज में आनंदी की फैयाजी की दाद दी। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं,